हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। RPCAU राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है दोस्तों शॉर्ट लिस्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज है संडे और आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका पूरा क्लास, यानी आज जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी समाप्त कर लेंगे मैराथन क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये क्लास पूरे 3 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें 1.5 घंटे का एक वीडियो अभी जो है 10 बजे के लगभग अपलोड होगा और इसके बाद फिर शाम को आपको 5 बजे के बाद 1.5 घंटे का वीडियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और साथ में दोस्तों आज पूरे समय दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा समय दीजिएगा क्योंकि आज जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अल्फ़ाबेट यानी शब्द। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला शुरू करते हैं। देखिए, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ है बोलना। ठीक है दोस्तों, भाष का क्या अर्थ होता है? बोलना। ठीक है दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। यानी किसी भी जो भाष का अर्थ होता है बोलना और भाषा की जो सार्थक इकाई है वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई यहाँ पर देख सकते हैं उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द कहलाती है और पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाते हैं, सिलेबल। ठीक है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण यानी लेटर कहलाते हैं। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, एवं 4 वर्ण है, र, आ, म और अ, राम। ठीक है दोस्तों, चलिए अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। चलिए, वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। मानक हिंदी जो है, हिंदी वर्णमाला में कुल मूलतः हिंदी के में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन है। इस लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। ठीक है, लेखन के आधार पर आपको 52 वर्ण मिलेंगे जबकि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे और लेखन के आधार पर 13 स्वर और 35 व्यंजन होंगे और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब देखिए स्वर कौन कौन से हैं? आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री नहीं, ये भी इसमें लिया जाएगा, री, ए, ओ, अंग, अ। ठीक है, कुल 10 + 3 यानी 13 हो गए। ठीक है दोस्तों, 10 ठो जो थे आपको पहले जो ऊपर बता रहे थे कि 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर और री, अंग, अ, ये 3 जो स्वर हैं ये क्या है? लेखन के आधार पर स्वर हैं। यानी कुल मिलाकर लेखन के आधार पर 13 स्वर और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए व्यंजन की बात कर लें तो व्यंजन कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ, टवर्ग ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, और इसमें जो है ढ और ढ, ड और ढ जो है, ड और ढ देख रहे हैं ये दोनों जो है द्विगुण व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ व म। अंतस्थ कौन सा होता है दोस्तों? य, र, ल, व, ये 4 ठो अंतस्थ वर्ण होता है। दोस्तों वर्ण को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वर्ण से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। मैं 4-5 चैप्टर आज कराने वाला हूँ, 6 चैप्टर। ये सारे चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो संडे आएगा उसमें मैराथन में आपको और भी दूसरे चैप्टर जो छूटे रहेंगे उनको करवा देंगे। पूरा आपका खत्म हो जाएगा और मॉक टेस्ट लगातार चल रहा है। मॉक टेस्ट उसी तरह चलता रहेगा। अब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ला देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोगों का जो है 100 नंबर हिंदी जो है पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। चलिए क्या बात कर रहे थे? अंतस्थ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ जो है य, र, ल, व, ये 4 ठो अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन कौन है? तलाबे स, मूर्धन्य स, डांटी स और ह। देख रहे हैं यहाँ पर तलाबे स, मूर्धन्य स, डांटी स और ह, ये जो है उष्म व्यंजन हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए 33 + 2 35। ठीक है, कुल 4 इसमें होते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क और स यानी छ, त्र, ज्ञान और स्र, ये 4 ठो जो है
संयुक्त व्यंजन है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अंतस्थ, यारा, लावा, उष्म, सा हा, और संयुक्त जो है छात्र, ज्ञान और स्रा, ये जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब दो वर्णों के मेल से बना है, क स ऐसे करके। अब देखिए कुछ ऐसे भी जो हैं, कुछ ध्वनि हैं, कुछ ऐसे भी ध्वनि हैं, कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो विदेशों से आए हुए हैं। जैसे अरबी फारसी से आए हैं, क, ग, ख, ज, फ का प्रयोग बहुत कम होता है। तल बिंदु और नुक्ता वाले वर्ण होते हैं, यानी तल बिंदु के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कौन आया है, आ, चंद्र बिंदु वाले वर्ण अंग्रेजी से आए हैं। चलिए नोट कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, देखिएगा कि वर्णों की गणना के दो आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना दो आधार पर होती है, एक उच्चारण और दूसरा लेखन। मैंने ऊपर ही बताया उच्चारण और लेखन के बारे में, ठीक है। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, यानी उच्चारण के आधार पर जो गणना की जाती है वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 मानी गई है। 10 स्वर, 37 व्यंजन। ऐसे तो 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फ भी इसमें आ जाते हैं। ये जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र एकल व्यंजन कहलाते, एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है एकल व्यंजन ना होकर क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को भी शामिल किया जाता है, लेखन या मुद्रण में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप लोगों को जो है वर्ण के बारे में कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। पहले सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना होगा कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन है। मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। वह 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, वह 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र है। छ, त्र, ज्ञ और स्र है, ये 4 व्यंजन जो हैं संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और 35 जो है व्यंजन है, 13 स्वर हैं। चलिए तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा इसमें जो है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ड और ढ इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स और ह। अंतस्थ कौन है, य, र, ल, व, ठीक है दोस्तों। आगे जो है ये पांचों के बारे में भी अभी कुछ न कुछ ये भी होते हैं, कोई अनुनासिक होता है, कोई नासिक होता है, इस तरह। तो आगे सब कुछ आपको बताने वाला है। चलिए स्वर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, यानी स्वतंत्र का मतलब उसके साथ किसी और का ऐड यानी किसी और का जोड़ नहीं होता है, ये स्वर कहलाते हैं, भावेल्स, ठीक है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर हैं, ठीक है। ऊपर भी बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर देखिएगा हमने बताया था कि कुल 10 स्वर ही हैं, ठीक है। किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। लेकिन लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं, री, अंग और अह, ये जो है लेखन के आधार पर 3 अधिक हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इसके बाद अंग, अह और री जो है ये आपका अलग से हो जाता है 3 ठो, ठीक है। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हर्ष स्वर, ठीक है। देखिए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर करते हैं। हर्ष स्वर कौन होते हैं, जिनके उच्चारण कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ बहुत कम समय में हो जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, जो हर्ष स्वर है अ, ई, उ है, अ छोटा ई छोटा उ। दीर्घ स्वर कौन है, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आ, ठीक है। चलिए तीसरा है प्लुत स्वर के बारे में, तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को भी पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रा में आ है, माँ, ठीक है दोस्तों, ये है प्लुत स्वर। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ या अग्र भाग का काम आता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है, जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर का क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग
काम करता है। मध्य यानी बीच वाला भाग, जैसे अ, ये जो है बीच वाला भाग काम करता है। आप लोग बोलकर ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पक्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है। आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ इत्यादि, ठीक है दोस्तों। इस सबको याद रखिएगा। चलिए, अगला है मुख्य द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर। देखिए, विवरित यानी ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ में आप पूरा मुख खोलते हैं, उसे मुख द्वार यानी विवरित स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अर्ध विवरित स्वर हाफ ओपन का किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है उसे हाफ ओपन यानी अर्ध विवरित कहा जाता है, जैसे अ, ए, औ, आ, ठीक है। अर्ध समृद्ध देखिएगा, तो अर्ध समृद्ध कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, औ, ये क्या है? अर्ध समृद्ध है। समृद्ध कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, ठीक है। ई, बड़ा ई, ऊ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक चित्र भी बनाया गया है, ठीक है। ये एक्चुअल में दोस्तों ये जो भी पढ़ा रहे हैं ये सारा लुसेंट है, पहले ही बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लुसेंट है, आप लोग भी अपने लुसेंट से देख सकते हैं। देखिए, नासिक्य, अंग, अह, या, ड़, न, ये नासिक्य यानी नाक के अंदर से आता है। दंत मूल्य, र, ल, दंत मूल से आता है। ये सारा देख लीजिएगा दोस्तों। तालव्य जो होता है ई, चवर्ग, और यह स जो है तालव्य है। मूर्धन्य कौन सा है? री, टवर्ग और स। टवर्ग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है। री, टवर्ग और स जो है मूर्धन्य वर्ग है। ये क्वेश्चन सारा पूछता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मूर्धन्य कौन सा है, तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ कौन सा है, ये सारी पूछता है, ठीक है। तो इसको एक बार और फिर से बताते हैं। देखिए, मूर्धन्य जो है री, टवर्ग और मूर्धन्य स होता है, ठीक है। तालव्य जो होता है तालु मिससे होता है, और ई होता है बड़ी ई, छोटी ई, चवर्ग य और तालव्य स। कंठ तालु ए, ठीक है। कंठ से कौन होता है? अ, आ, अह, कवर्ग और ह कंठ से होता है। ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ से तो ऊ और पवर्ग जो है ओष्ठ है। ओष्ठ कंठ से कौन होता है? ओ, आ। दंत ओष्ठ से कौन होता है? व। दंत दंत से तवर्ग और स, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। दंत या और स। चलिए, नासिक से कौन होता है? ये तो बताए थे, अंगा, या, ड़, न, म। दंत मूल से क्या होता है? र, ल, वत्सल्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलिए, अब ओंठों की स्थिति के आधार पर बात करते हैं। आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अवृतमुखी। इसे होता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी का गोलाकार होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ, ये जो है वृत्तमुखी कहलाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं सर, इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो देखिए, इम्पोर्टेंट यही है, ये जो है नाक, ओंठ, मूर्धा, तालु से कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे शुरू में जब बता रहे थे आपको ये वर्णमाला का शुरुआत, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बताते चलेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा याद ना करना पड़े, ठीक है। अब चलिए अगला जो है, अगला बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है आपको हवा के नाक तथा मुंह से निकलने के आधार पर कुछ बताते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हवा और नाक के मुंह से निकलने के आधार पर देखिएगा, निर्नुनासिक मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, छोटी ई आदि, ये जो हैं हवा निर्नासिक या मौखिक स्वर कहे जाते हैं। अनुनासिक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसे अनुनासिक कहा जाता है। अंग, आ, ई, ठीक है। घोषत्व किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए, घोषत्व जो होता है, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास कंपन, ठीक है। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जो है ये जो है
आपका स्वर खत्म हो गया। अब व्यंजन की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम लोग व्यंजन की बात करेंगे। देखिए व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों में स्वर के साथ साथ जोड़कर बोला जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, लेकिन द्विगुण व्यंजन दो ठो हैं, ड और ढ। इसको याद रखिएगा, द्विगुण व्यंजन ड और ढ, इसे जोड़ देने पर कुल 35 हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ स्पर्श करते हुए निकले उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं। जैसे कवर्ग जो है कंठ से, याद रखिएगा, कवर्ग कंठ से, चवर्ग तालव्य से, टवर्ग मूर्धन्य से, तवर्ग दंत्य से तथा पवर्ग ओष्ठ से है। स्पष्ट है कि स्पर्श स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, इस तरह याद रखिएगा दोस्तों। इसको याद कैसे रखिएगा, तो ये वाला याद रखिएगा बस। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ से बाद तालु में जाते हैं, तालु के बाद मूर्धा में, मूर्धा के बाद दांत में, दांत के बाद ओष्ठ में। ये याद रखिएगा तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। बस इसके बाद कवर्ग, कंठ जो है कवर्ग, ठीक है, कंठ जो है कवर्ग, तालव्य जो है चवर्ग, मूर्धन्य जो है टवर्ग और दंत जो है तवर्ग तथा ओष्ठ जो है पवर्ग। इस तरह याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, ये तो पहले से ही बता चुके हैं कवर्ग तवर्ग के बारे में। अब देखिए इसमें अघोष, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण और आपको जो है सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, नासिक्य के बारे में बताएंगे कि कौन कौन अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण इत्यादि इत्यादि है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो चलिए समझिए। देखिए दोस्तों, अब जो है कंठ, कंठ से कौन कौन है, कवर्ग है। तो देखिए कवर्ग में अघोष अल्प प्राण क है, अघोष महाप्राण ख है, सघोष अल्प प्राण ग है और सघोष महाप्राण घ है और सघोष अल्प प्राण नासिक्य अंगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरह आप लोग अपने कॉपी पर बनाकर और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है तालव्य, तालु से, तो ये च, छ, ज, झ अघोष है, क, च और अघोष हो गया। इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए अघोष वर्ण जो है क, च, ट, प ये होता है। अघोष महाप्राण जो है ख, छ, ठ, थ और फ है। सघोष अल्प प्राण ग, ज, ड, द, य, व है। ठीक है, और सघोष महाप्राण घ, झ, ड, नहीं ढ है, ढ, ढ, ध और भ ये है। इसके बाद सघोष अल्प प्राण नासिक्य कौन सा है, तो अंगा, या, अड़ा, न और म, ये जो है सघोष अल्प प्राण नासिक्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी दंतेष्ट, दंत, ओष्ठ ये सब सारा बता ही दिए हैं। ठीक है, कुछ विद्वान चवर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी जब पूछे तो चवर्ग का कोई भी हो उसमें से मार देंगे, च, छ, ज, झ, य में से। ठीक है, अब देखिए घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों का ध्वनि का कंपन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एक ला और दूसरा व्यंजन होता है। यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जैसे हर वर्ग का मतलब क और दूसरा ख, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो वह जो है तीसरा और चौथा और पांचवा होता है। ठीक है दोस्तों। प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। ठीक है दोस्तों। अल्प प्राण कौन कौन सा है दोस्तों, तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अल्प प्राण पूछता है तो किसी भी वर्ग का जो वर्ग है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है। और सघोष यानी घोष कौन है दोस्तों,
तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आप लोगों का सघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की बारे में बात करें दोस्तों, तो महाप्राण कौन कौन सा है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे चीज आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा दोस्तों और याद करते जाइएगा। पूरा पढ़ना नहीं है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ उसी को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला घोषत्व के आधार पर बताए, अघोष वर्ण किसे कहा जाता है? तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है। ठीक है दोस्तों, घोष वर्ण कौन है? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष वर्ण है। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर बात करें तो अल्प प्राण कौन है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें अब बचा कौन दोस्तों महाप्राण के लिए? तो बच गया आपका वही दूसरा और चौथा। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब अंतस्थ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए, तालव्य यानी तालु से, ठीक है, यह जो है तालव्य है तालु से, यत्सल्य दंतमूल मसूड़ा से, व वत्सल्य दंतमूल मसूड़ा से, और दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचला ओष्ठ, ये सब मिलाकर सघोष और अल्पप्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि यह और वह अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर को भी स्वर हो कभी व्यंजन, ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं। तो यह और वह जो है क्या है? अर्ध स्वर हैं, ये कभी स्वर हो जाते हैं तो कभी व्यंजन। ठीक है, आर जो है लुंठित व्यंजन है, इसके उदाहरण क्या है? जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है, इसलिए लुंठित कहा जाता है। तो र को क्या कहते हैं? लुंठित। ठीक है, ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, जिसके उदाहरण में हवा जीभ के पार्श्व से यानी बगल से निकल जाती है। ठीक है, उष्म और संघर्षी के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकलती है तो उष्मा पैदा होती है, इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स ह ये सब क्या है? उष्म व्यंजन है। ठीक है, और तालब पे भी हैं और तालु से भी इसका संबंध है, मूर्धन्य है, वर्षण है, ये अघोष और महाप्राण कहलाते भी हैं। ठीक है, अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ढ और ढ, ये तो पहले भी बताए हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब आइए नीचे, अयोग वाह, अयोग वाह परंपरा के अनुस्वार के विसर्ग के अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अयोग वाह वर्ण कौन है? तो चलिए दोस्तों, ये था आपका जो है ध्वनि के बारे में। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको शब्दकोश देखने का तरीका। ठीक है, तो शब्दकोश देखने का तरीका जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोगों को संयुक्त अक्षर वगैरह वगैरह सब बता ही दिए हैं ऊपर। तो ये था आपका शब्द, ठीक है, वर्णमाला के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये वर्णमाला आप लोगों का क्लियर हो गया, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको मॉक टेस्ट में हम पूरा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, सारा करवा देंगे आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। चलिए अब दूसरा चैप्टर अब देखेंगे हम लोग संधि। ठीक है दोस्तों, संधि देखते हैं के बारे में। तो देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब दोस्तों परिवर्तन आता है, वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्णों का मेल, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय देवालय, जगत धन नाथ जगन्नाथ, मना धन योग मनोयोग। ठीक है दोस्तों, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी परीक्षक धन अर्थी, वागीश वाग धन ईश, अंतःकरण अंतः धन करण। ठीक है, परीक्षा की अर्थी उठाना है दोस्तों हम लोगों को भी, इसलिए इस बार इस परीक्षा का अर्थी उठा देना है, अगली परीक्षा देने की नौबत ना आए, जमकर तैयारी कीजिए। चलिए, संधि के कुछ भेद हैं दोस्तों।
संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे नवधन आगत, नवागत, ठीक है। संधि का पहला वर्ण व अ स्वर वाला है, ठीक है दोस्तों। इसमें व और प्लस अ जो है स्वर वाला है, इसलिए इसमें क्या होता है, वह ये आधा रहेगा, ठीक है। तो इसी को जो है स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि वाक धन इस वागिस, यानी पहला वर्ण व्यंजन हो, ठीक है, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। पहला वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि, पहला वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। जैसे वाक धन इस वागिस, संधि का पहला वर्ण क है, व्यंजन वर्ण है इसका, इसलिए यह जो है व्यंजन वर्ण हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब विसर्ग युक्त हो, जैसे मनः धनरथ मनोरथ, तो इसमें भी विसर्ग है पहला वर्ण, इसलिए ये विसर्ग संधि हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर पहला वर्ण के ऊपर डिपेंड है कि पहला वर्ण कौन सा है, उस आधार पर आपका तय होगा कि कौन सी संधि है, ठीक है दोस्तों। यानी पहले वर्ण के आधार पर यह तय होगा कि ये संधि कौन सी है। चलिए आगे बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अथवा दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य धन अस्त, ठीक है, महाधन आत्मा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। अभी आपको इस पर क्वेश्चन आंसर करवा देंगे मॉक टेस्ट में और क्लियर हो जाएगा। मैं जिस तरह चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी तरह चैप्टर वाइज आपका जो है मॉक टेस्ट भी आएगा अब, ठीक है। और सारा मॉक टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, और नोट बनाने के बाद दोस्तों फिर मैं जब लेकर आता हूँ मॉक टेस्ट तो उसको खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका कितना कंप्लीट हो जाता है। 100 नंबर में आपको 80 से 85 नंबर लाना है दोस्तों। यहीं से आपको 85 नंबर करवा देंगे तो आपको कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। मैं कट ऑफ भी बता दूंगा जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि जो एस का एग्ज़ाम था उसका कट ऑफ हमारे पास है, मैंने RTI करके मंगाया था, तो वो कट ऑफ आप लोगों को दिखाकर बता दूंगा कि देखिए कट ऑफ 250 के एग्ज़ाम में कितना गया था, कितना सीटों पर, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर दिया है कि आ ई उ को दीर्घ कहा जाता है, ठीक है, अ ए ओ को गुण कहा जाता है, ए औ को वृद्धि कहा जाता है, य र ल को यण कहा जाता है, आय आव को अयादि कहा जाता है, अय धन आदि अयादि, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए दीर्घ संधि क्या होता है। हर्ष व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष व दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे धर्म, अधन आ का देखिए यहाँ पर धर्म, अधन आ, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। इसमें अ देखिए यहाँ पर अ था और यहाँ पर भी अ है, दोनों जोड़कर अधन आ हो गया, धर्मा, ठीक है दोस्तों। देखिए धर्म में अ है और प्लस अर्थ में भी अ है, दोनों जब जुटा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया धर्मा। यानी इसी तरह है स्व और अर्थी, स्वार्थी, देवधन अर्चन, देवार्चन, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए कि सारा का सारा आपको नहीं करवाएंगे, आपको जब मॉक टेस्ट होगा तो उसमें करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह देखिएगा ये था दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसी तरह नीचे ई का बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ई धन अधन ई, तो नरेंद्र इसका बताया है अधन ई ए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका स्वर संधि का पहला भेद, ठीक है, पहला था। इसके बाद देखिए ये सारा यहाँ पर करवाया गया है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग सारा ये करवाया गया है। आ धन आ बराबर परीक्षार्थी, आ का जो है बड़ा आ हो जाएगा, महाधन आत्मा महात्मा, छोटी दो दो छोटी ई जब आएगी ई अति बड़ी ई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई हो जाती है, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई हो जाती है। बड़ी ई और बड़ी ई जैसे रजनी और इसमें रजनीश हो जाएगा, तो ये भी बड़ी ई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नी जो है बड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर गी जो है योगी में बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जानकी में देखिए की जो है दीर्घ हो गया है, नहीं बड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें। अब दूसरा है गुण स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। गुण में क्या होगा, अ और आ के बाद ई या ई छोटी ई या बड़ी ई आएगा या ऊ आएगा, या ऊ या बड़ा ऊ के बाद री स्वर आए
तो दोनों के मिलने के बाद क्रमशः ए ओ और अर बनता है। देखिएगा, इसको इस तरह समझिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। अ और आ के बाद ई या ई आए, या ऊ के बाद री आए, तो दोनों के मिलने के बाद देखिए अ और ई आए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा है आ के बाद ई आए, आ और आ के बाद ई, ठीक है। और दूसरा है, इसको मिला लीजिएगा, आ और ई के बाद ओ हो जाएगा, और ऊ के बाद री आए, या ऊ के बाद ये री आए, तब अर हो जाएगा। नीचे समझाते हैं और बढ़िया से देखिएगा। देखिए यहाँ पर अ और ई जो ऊपर लिखे थे, अ और ई, देखिए यहाँ पर आया है, अ और ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। अ और ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। आ और ई, यानी अ और आ दोनों के साथ ई आए तो ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, बड़ा आ और बड़ी ई, ए, अ और ऊ, ओ हो जाएगा। देखिए अ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, ऊ बड़ा ऊ, ओ हो जाएगा। आ ऊ, ओ हो जाएगा। आ बड़ा ऊ, ओ हो जाएगा, ठीक है। आ और री, देखिए अर हो गया यहाँ पर, देखिए, और जिसे महाधन ऋषि महर्षि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब तीसरा जो है, ये चीज़ समझ में आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि यदि नहीं अच्छा लगता है आप लोगों को तो फिर मैं जो अगला 1.5 घंटे का वीडियो रिलीज नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो है आप लोगों का 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा, और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो भी 1.5 घंटे का होगा। तो टाइम हमारा ना वेस्ट करिएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे, लास्ट तक देख पा रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो भी कमेंट कीजिएगा, हम अगला वीडियो रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, वृद्धि जो है अ या आ के बाद ए अथवा ए आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है। जैसे देखिए अ और ए मिलकर अय हो गया, अ और ए मिलकर अय हो गया। जैसे महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अधन अ मिलके अ हो गया, महाधन औषधि, बंधन औषधि, बनौषधि, ठीक है, दंत धन ओष्ठ, ददोष्ठ, ठीक है। चलिए यण संधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें छोटी ई और अ मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, य हो जाता है, ठीक है। जैसे अति धन इक, ठीक है, अति धन अधिक, अत्यधिक, यदि धन अधि, यद्यपि, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आया दोस्तों, ये चीज़ समझ में आया। कौन सा संधि है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों, ई, बड़ा ई और छोटा ई, और ऊ और बड़ा ऊ मिलकर री बन जाता है, ठीक है, और री के बाद भिन्न स्वर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब अयादी संधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर री धन ई बराबर बड़ी छोटी री हो जाता है, री धन आ बराबर रा हो जाता है, ठीक है। अयादी संधि, यदि ए और ए ओ औ स्वरों के मेल से दूसरे स्वरों में हो जाए तो ए का अय हो जाता है, अय का ओ हो जाता है, आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है। जैसे देखिएगा, छोटा ए और अ मिलकर अय हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे ने धन अन बराबर नयन, यहाँ पर देख सकते हैं, ने धन अन बराबर नयन, ठीक है। चलिए दूसरा है, अब यहाँ पर थोड़ा क्लियर है, उधर थोड़ा दिक्कत हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ए धन अ बराबर आय, यानी बड़ा ए और अ मिलकर क्या मिल जाएगा, आय बन जाएगा। ए धन ई बनेगा तो आई हो जाएगा, ओ धन अ बनेगा अ हो जाएगा, ओ धन ई बनेगा अवी हो जाएगा। जैसे पो धन इत्र पवित्र, ठीक है, ओ धन ई अवी, औ धन आओ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, विशेष इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता है, ये शब्द केवल व्यवहारिक माने जाते हैं, यानी ये शब्द केवल व्यवहार में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये था वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये आपको अयादी संधि था, सॉरी। तो अयादी संधि पांचों संधि आपको बता दिए, ठीक है। थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि
ये हिंदी है, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही आप लोगों को, क्योंकि जो लोग नए हैं हिंदी पढ़ने के लिए उनको तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अब व्यंजन की बात करेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि के बारे में, ठीक है। तो देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, यानी पहले व्यंजन होगा, इसके बाद स्वर भी हो या फिर व्यंजन हो, कोई भी हो, उसके आने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। जैसे वाक धन इस, तो इसमें आधा क और बड़ी ई है, ठीक है, और ये मिलकर बन जाएगा गी, वागिस, ठीक है। तो ये देखिएगा पहले व्यंजन है और इसके बाद एक स्वर है, इसमें पहले व्यंजन मिल रहा है फिर एक स्वर मिल रहा है और ये बन जा रहा है जी, गी, वागिस। इसको रेड कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा है व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप है। जैसे क के नीचे हलंत होगा, ख के नीचे हलंत होगा, ग के नीचे हलंत होगा। अब व्यंजन संधि के नियम समझिएगा दोस्तों, व्यंजन संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ग के पहले वर्ण से क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ढ और ध या भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यानी किसी वर्ण से होने पर वर्ण का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित तो हो जाता है। क्या क्या चीज़ बताए दोस्तों, पहला वर्ण यानी क च ट प और ग ज ढ और द ब, यानी तीसरा वर्ण, पहला वर्ण तीसरा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन जब किसी वर्ण से मिलते हैं तो तब क्या होता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये पहला नियम है। जैसे क और ग का होना, दिक धन गज दिग्गज, दिक धन अंत दिगंत, दिक धन विजय दिग्विजय, वाक धन इस वागिस, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप लोग, अब मैं पूरा ये नहीं करा पाऊंगा दोस्तों क्योंकि अभी पूरा वीडियो बनाना है आप लोगों का कई चैप्टर का, ठीक है। तो पूरा मैं ये नहीं करा पाऊंगा आप लोगों को, ये जो है मैं वीडियो जो मॉक टेस्ट का आएगा उसमें आप लोगों को सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ था पहला, ठीक है, पहला व्यंजन संधि का नियम था। दूसरा न संधि नियम, न संबंधी नियम क्या है, यदि री र और स के बाद न व्यंजन आता हो, यानी किसी शब्द में किसी योग में जो है किसी संधि में री और र और स इसके बाद न व्यंजन आता है, तब क्या हो जाएगा, न का अड़ा हो जाएगा, ठीक है, न का अड़ा हो जाएगा। जैसे परी, तो परी में क्या है, री है, ठीक है, र है, सॉरी र है, री नहीं है, परी में र है और इसके बाद जो है क्या कह रहा है कि न व्यंजन आता हो, यानी परी में र और इधर न, तो ये क्या हो जाएगा अड़ा, तो परिणाम, परी न का ये क्या हो जाएगा अड़ा हो गया यहाँ पर परिणाम। प्र के बाद मान, ठीक है, प्र के बाद मान है, तो इसमें क्या है म आ रहा है, ठीक है, म में प्र में र है और इसमें म मान, न समझने री रस, आप लोग यहाँ पर न आ रहा है लास्ट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अड़ा हो जाएगा लास्ट वाला। जिसे र के साथ लास्ट में न जुट रहा है इसलिए क्या हो जाएगा अड़ा हो जाएगा। जैसे म यहाँ पर राम, तो लेकिन शुरू में र है और लास्ट में न है, तो ये दोनों मिलकर अड़ा हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा भूस धन अन, ठीक है, तो ये स है मूर्धन्य स और इधर न है, तो ये क्या हो जाएगा अड़ा हो जाएगा भूषण, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा। इसके बाद म संबंधी नियम क्या है, म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग के होने पर म उसी वर्ग के पंचमा अक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम तो म है और कलन क से जुट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पंचमा अक्षर संकलन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इसी के तरह म का मेल यदि य र ल व तलाबे स मूर्धन्य स डांटी स और ह से हो तो म सदैव अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, सर म, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा म सम धन योग यानी अनुस्वार हो गया संयोग, ठीक है दोस्तों। म का मेल किससे हो रहा है, सम म है और इसका योग जो हो रहा है य र ल और व और तलाबी सा मूर्धन्य सा डांटी सा और ह,
तो इसमें देखिएगा य दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सम में य योग, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार में बदल गया। यहाँ पर देखिए सम और र, संरक्षक, र बदल गया, ठीक है। म और ल यहाँ पर दिख रहा है सम धन लोप, तो यहाँ पर लोप जो है ल है और यहाँ पर म है, दोनों मिलकर क्या हो गया, अनुस्वार ऊपर बिंदु के रूप में संलाप हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग म और य र ल व तलाबी स मूर्धन्य स दंती स और ह का इस तरह जो है योग होगा, ठीक है। चलिए म के बाद बड़ा म आ जाता है, ठीक है। दोनों म है लेकिन एक ठो जो है नीचे म है सम और दूसरा है मान, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आधा म में बदल जाता है, सम्मान, सम्मति, ठीक है। चलिए इसी तरह सातवां नियम है स से संबंधित नियम। यदि स से पहले अ या आ के भिन्न स्वर हो तो स का मूर्धन्य स होता है, जैसे वी और सम, विषम, ठीक है। वी और साध, विषाद, ठीक है। सु और समा, सुषमा, ठीक है दोस्तों। चलिए विसर्ग संधि के बारे में अब बात कर लेते हैं। ये था आपका व्यंजन संधि। तीन तरह के संधि बताए थे दोस्तों, दो क्लियर कर दिए, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब बात करेंगे विसर्ग के बारे में। देखिएगा विसर्ग संधि किस तरह होता है। देखिए विसर्ग संधि जो है दोस्तों, देखिएगा विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः, मनः धन अनुकूल, तो इसमें मनः और अ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, मनो, ओ हो जाएगा। पहले ही बताएं कि विसर्ग के बाद यदि अ आता है तो ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मना है, अनुकूल है तो मनोकूल हो जाएगा। और पहले अ बाद में अ आए या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी आए तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तपः बल, ठीक है, तो ये तपोबल हो जाएगा। तपः भूमि, तपोभूमि, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए विसर्ग का दूसरा नियम क्या है दोस्तों। विसर्ग का दूसरा नियम है, विसर्ग का दूसरा नियम है कि विसर्ग का र हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, यानी अ और आ न आए, क्योंकि अ नीचे बात किए हैं दोस्तों कि यदि अ आता है तो ओ हो जाता है। तो आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, जैसे बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व में से कोई भी विसर्ग का हो तो र हो जाता है, आधा र, ठीक है। जैसे निधन आशा, यानी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आ यहाँ पर देखिएगा आ बाद में आ रहा है, तो निराशा, ठीक है। यहाँ पर निधन धन, निर्धन, निधन बल, निर्बल, आशीष धनवाद, आशीर्वाद, दुधन बल, दुर्बल, ठीक है दोस्तों। चलिए विसर्ग का तीसरा नियम देखिएगा, विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले जो है स जो है विसर्ग कब स हो जाएगा, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, ठीक है, और बाद में च, छ हो। जैसे देखिए निधन चिंत, तो देखिएगा यहाँ पर नी तो है, ये है विसर्ग, और साथ में ची में ई है, ठीक है दोस्तों, छोटी ई है, सॉरी, इसमें छोटी ई है, नी में ई है और च है, ठीक है, ई ची, ठीक है दोस्तों, ई और च, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आधा स में बदल गया तलाबे स में, ठीक है। इसी तरह निधन छल, तो यहाँ पर देखिए छ, ये भी छल है तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्छल, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। चलिए चौथा देखिएगा, विसर्ग में प हो जाता है। प कब हो जाएगा, तो विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ कोई भी आए तो ये वर्ण जो है विसर्ग का स हो जाएगा, मूर्धन्य स। जैसे निह में जो है कपट, ठीक है, यहाँ पर देखिए क आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निष्कपट। नि में कंटक, निष्कंटक, ठीक है। अपवाद एक तो ये होता है दूधन ख, दुख जो है ये अपवाद है, ठीक है, क्योंकि विसर्ग सही तो जैसे कहते से होता है। अब देखिए पांचवा, विसर्ग का स हो जाता है विसर्ग के बाद यदि त या थ हो। समझ में आ रहा है दोस्तों, विसर्ग का ये स हो जाएगा, ठीक है, कब, जब विसर्ग के बाद त या थ हो। जैसे देखिए नमः धन त, नमस्ते, ठीक है, आधा स हो गया, नमः था और त था, ठीक है दोस्तों, ते था,
तो ये नमस्ते हो गया। मनः धन ताप, मनस्ताप। दुधंतर, दुस्तर। विसर्ग का लोप कब हो जाता है दोस्तों? यदि विसर्ग के बाद छ हो और विसर्ग लुप्त हो जाता है, च का आगम हो जाता है, जैसे अनुच्छंद, अनुच्छेद, तो ये जो है विसर्ग लोप होकर यह छ में बदल गया, अनुच्छेद। यहाँ छत्र छाया, छत्र में विसर्ग लोप होकर आधा छ में बदल गया, छत्र छाया। चलिए अगला है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए नि धन रोग, तो यहाँ पर विसर्ग लुप्त हो जाता है, निरोग हो जाता है। नि धन रस, यहाँ पर विसर्ग लुप्त होकर नीरस हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः एव, ठीक है, तो ये अतएव हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पूर्व में अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल। अंतः धन करण, अंतःकरण। अंतः धन पूर, अंतःपुर। अधः धन पतन, अधः पतन, ठीक है। अपवाद है नमः एवं पूरा में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नमः धनकार, नमस्कार। पूरा धनकार, पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। चलिए हिंदी में कुछ विशेष संधियां हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को संधि करवा दिए दोस्तों। बहुत सारा संधि आप लोगों को जो है आगे संधि करवा देंगे, और भी संधि विच्छेद मॉक टेस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए आज बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग पढ़िए, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन का टेंशन ना लीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे। आप लोगों का 100 में 85 नंबर लाना है दोस्तों, ऐसा तैयारी करना है कि 100 में 85। बाकी मैथमेटिक्स आप लोग उम्मीद है तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी यदि दिक्कत होता है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप लोगों का 250 नंबर में दो ही इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर मैथमेटिक्स। जीएस के 50 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका वेटेज थोड़ा कम है, तो थोड़ा इसका तैयारी भी आप लोग किए होंगे पहले से, क्योंकि कोई भी नया नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है, सभी लोग तैयारी करने वाले लोग हैं। चलिए तो बाकी हम जो है ये करवा देंगे आप लोगों को, जितना भी संधि विच्छेद है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर करवाने लगेंगे तो वीडियो लंबा नहीं करना है, बस आप लोगों को एक बता देना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा चैप्टर उपसर्ग या प्रत्यय बता देते हैं, ठीक है। उपसर्ग या प्रत्यय बता देते हैं, इसके बाद इसको जो है अपलोड करेंगे वीडियो को, तीसरा चैप्टर बताकर। चलिए दोस्तों देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए शब्द रचना यानी वर्ड इन्फॉर्मेशन, शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ के समान है। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाता है, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। देखिए उपसर्ग से कैसे होता है, अति, अति उपसर्ग है, अंत जो है मूल शब्द या धातु है, और अत्यंत जो है यौगिक शब्द है, ठीक है। तो अत्यंत ये मिलकर बन जाएगा। अब देखिए प्रत्यय, लेन प्लस दार, लेन जो है मूल शब्द है, प्रत्यय लगा दिए दार, कुल मिला के क्या बन गया दोस्तों, लेनदार। इसी तरह समास से कैसे बनता है, देखिए प्रति, इसके बाद दिन, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। स्व धनतंत्र, स्वतंत्र, उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय ता, तो कुल मिला के स्वतंत्रता बना दिए, ठीक है दोस्तों। कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, समझ है, दार, दार भी प्रत्यय है, ई भी प्रत्यय है, और कुल मिलाकर समझदारी, ठीक है दोस्तों। चलिए उपसर्ग के बारे में सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए उपसर्ग जो है, उप यानी समीप, सर्ग मन सृष्टि करना, यानी ये कुल मिलाकर इसका अर्थ हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का बनाना, यही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे इसी शब्द के आगे शब्दांश को जोड़ देने पर प्रहार बन जाता है, प्रहार, यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चोट करना, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह
सम जोड़ने से, जैसे देखिए आहार में सम जोड़ने से संहार होता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह वी में वी जोड़ने से विनाश हो जाता है, ठीक है दोस्तों, या बिहार हो जाता है। वी जोड़ देंगे तो हार, बिहार। यानी कहने का मतलब कि उपसर्ग जो है आगे आकर, मतलब शब्द के पहले जुड़कर शब्द की जो है जो अर्थ होता है उसमें विशेषता ला देता है, उसको बदल देता है, उसमें एक नया अर्थ ला देता है, ठीक है दोस्तों। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम, भी, ये सब क्या है, अलग अलग अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द में जुड़ने से उनमें परिवर्तन ला देता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी बताई गई है? 22। जबकि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 13। तो हम लोगों को हिंदी पढ़ना है दोस्तों। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है। चलिए यहाँ पर कुछ देख लीजिए। और उर्दू और फारसी में उपसर्ग 19 है। अंग्रेजी के उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग छोड़िए सर, ये जो है छोड़िए आप लोग। संस्कृत का उपसर्ग हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है हिंदी के उपसर्ग। देखिए अ उपसर्ग अभाव, निषेध, अछूता, अथाह, अटल। अन से अभाव, निषेध, इसका भी अर्थ होता है, लेकिन इसका शब्द बनेगा अनमोल, अनमन, अनबन, अनपढ़। क उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन, इससे बनेगा कपूत, कचोट। कु उपसर्ग, इसका भी अर्थ होता है बुरा, इससे बनेगा कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु उपसर्ग, ये भी इसका भी अर्थ होता है कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू, ठीक है। नि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, ठीक है। भर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पूरा, भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार, यानी पूरा भरा हुआ। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। इसी तरह अध का अर्थ होता है आधा, अध का अर्थ होता है आधा, ठीक है। तो आधा का होता है अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। उन का अर्थ होता है एक कम, यानी 29, 39, 59, 69। उसी तरह पर का अर्थ होता है दूसरा, यानी बाद का, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने इत्यादि है, ठीक है दोस्तों। अरबी फारसी का उपसर्ग है बिला, बद, बर, अल, कम। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं दोस्तों कि शब्द के आगे आकर शब्द की जो है अर्थ को बदल देना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये सब इंग्लिश के उपसर्ग हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय कौन है? अध, अंत, अ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पूरा, सम, स, ये सब क्या है? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए प्रत्यय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये था उपसर्ग, ये जो है शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे देखिए प्रत्यय, प्रति, साथ में पर के बाद, यानी अ यानी चलने वाला प्रत्यय, शब्द का अर्थ पीछे चलना, यानी पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे देखिए दयालु, तो दया में आलू जोड़ देने से इसमें दयालु बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जोड़ने से अर्थ में एक विशेषता आ गई, और यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय हुआ, यानी आलू शब्दांश क्या हो जाएगा? प्रत्यय। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, न ही इनका कोई प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखिएगा दोस्तों, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप में जो जोड़े जाते हैं और जो धातु में प्रयोग किए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत यानी कृत धन अंत के शब्द में लिखे जाते हैं। जैसे लिख धन अक बराबर लेखक, यहाँ अक एक कृत प्रत्यय है तथा लेखक एक कृदंत शब्द है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों
संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सेठ धन आनी, सेठानी, यहाँ आनी एक तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द हो जाएगा। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। हिंदी के प्राय सभी कृत और तद्धित प्रत्यय संस्कृत में कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। ठीक है, चलिए हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको प्राइमरी सफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अक्कड़, तो इसका शब्द या धातु क्या है? घूम, पी, बुझ, भूल, यानी घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, भूलक्कड़। अंत या अंतु, तो देखिए भीड़, रट, उड़, घूम, घेर, छाप, इस सब में जुड़ता है। भिड़ंत, रटंत, उड़ंतु, घुमंतु। इसी तरह आप प्रत्यय जोड़ते हैं घेरा, छापा, ठेला, झूला। आई प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो छवाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। आउ प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो टिकाऊं, बिकाऊं। आक प्रत्यय जोड़ेंगे तो तैराक, उड़ाका, लड़ाका, लड़ाकू। ठीक है, आन प्रत्यय जब जोड़ेंगे चढ़ान, ढलान, धसान, भसान, मसान। ठीक है, इसी तरह। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये सारा प्रत्यय है। ये प्रत्यय आपको चैप्टर में करवा देंगे, आप लोग देख सकते हैं या फिर इसका आप लोग जो है शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और कॉपी पेन से लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा प्रत्यय था। अब तद्धित प्रत्यय देखिएगा दोस्तों। तद्धित प्रत्यय आ, भूख, भूखा, प्यासा, खारा, प्यारा, कड़ुआ, बबुआ, बिटिया, बुढ़िया, मुठिया इत्यादि। इस तरह ये पूरा प्रत्यय आपको, ये सारा प्रत्यय आप लोगों को कराएंगे भी। आइंद, आइंद में चिराइंद, बिसाइंद, सड़ाइंद। आई, अच्छाई, खट्टाई, मिठाई, लाला, ललाई और क्या। आउ प्रत्यय घराऊ, पंडिताऊ। ठीक है, आक प्रत्यय चटाक, तड़ाक, भड़ाक, सड़ाक, कटाक। ठीक है, आक प्रत्यय आका, घमा, धमाना, धमाका, सनाका, कड़ाका। फर, आटा प्रत्यय में जोड़ेंगे फर्राटा, खर्राटा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था प्रत्यय। ठीक है, प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण कृत और तद्धित को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं क्योंकि हिंदी में प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों से भी जुड़ते हैं। जैसे एरा प्रत्यय में जोड़िए लुटेरा, चचेरा। आई प्रत्यय जोड़िए पढ़ाई, भलाई। नी प्रत्यय जोड़िए कतरनी, उटनी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी में प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तत्सम प्रत्यय, देशज प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। तो दोस्तों तत्सम प्रत्यय क्या होता है? तत्सम, देशज, विदेशज दोस्तों ये अलग से एक जो है वीडियो में आपको बनाकर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये 1 घंटा का पूरा क्लास है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो अगला वीडियो शाम को 4 या 5 बजे अपलोड करेंगे। फिर से 1.5-2 घंटे का वो वीडियो होगा क्योंकि ये पूरा जो है आज 3 घंटे करना था। ठीक है दोस्तों, समास अभी, शब्द भेद अभी बहुत सारा जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य, बहुत सारा चीज़ अभी छूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीज़ें अभी करना है। तो अगले जो है अगला वीडियो 2 घंटे का आएगा, उसमें कर देंगे। अभी ये कम ही समय का इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से जानना है हमको कि किस तरह का आप लोगों को लग रहा है। अच्छा नहीं लगेगा तो बेकार मेहनत है क्योंकि 3-4 घंटे हमको सब करने में लग जाता है दोस्तों। इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, आपको कहना पड़ रहा है। आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक अगला वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, तो फिर अगला जो है 1.5 घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे। और अच्छा नहीं भी लगेगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम जो है मॉक टेस्ट अगले दिन से फिर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में शाम के 5 बजे। पूरे 2 घंटे का क्लास लेकर आएंगे, उसमें समास, शब्द भेद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हिंदी के होंगे। सारे के सारे मैं चाहता हूं कि आज संडे को क्लियर कर लिया जाए और फिर अगला जो है
आपको मॉक टेस्ट में आप लोगों को आसान हो जाए और मॉक टेस्ट आप लोग लगातार करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।